नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 13 की। इस चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। समुद्री जल में किस तरह से मूवमेंट होते हैं, तो इस मूवमेंट के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहला है वेव। वेव क्या होते हैं, किस तरह से मूव करते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। दूसरा है टाइड। टाइड कितने प्रकार के होते हैं और इनका महत्व क्या होता है। तीसरा है सागरी धाराएं। सागरी धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, आज समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और फिर पूरे विश्व में सागरी धाराओं के वितरण को देखेंगे। मेजर ओशियानिक करेंट्स एंड उनके इफेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेव। तो वेव समझने से पहले समुद्री जल के बारे में जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि समुद्र के जल में गतियां क्यों होती हैं। तो ओशन वाटर इज डायनामिक, यानी कि समुद्र का जल गतिशील है। और ये गतिशीलता क्यों आती है, तो कुछ कारण समुद्र के जल में होते हैं और कुछ कारण बाह्य होते हैं। तो इन कारणों को हम लोग दो पार्ट में रख सकते हैं। पहला कारण एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स में सन, चंद्रमा और विंड। इंटरनल फोर्सेज में जल की डेंसिटी या घनत्व, सैलिनिटी, लवणता, और तीसरा फैक्टर है इसका टेम्परेचर। इन कारणों से समुद्र का जल गतिशील होता है। और ये गतिशीलता दो रूपों में हो सकती है। एक है हमारा वर्टिकल मोशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजेंटल मोशन में आते हैं वेव्स, करंट, जबकि वर्टिकल मोशन में हम लोग सम्मिलित करते हैं टाइड्स को, जो ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा बेसिकली सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जबकि वेव और करेंट्स में वायु की मुख्य भूमिका होती है। तरंगों में जहां जल गति नहीं करता है, केवल ऑर्बिटल पाथ में मूव करता है। सागरी धाराओं के अंतर्गत जल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। वेव बेसिकली एनर्जी का फॉर्म है जो आगे बढ़ता है। इसमें जल के अणुओं की गति ऑर्बिटल पाथ में सेम जगह पे होती है। वेव क्या है, अगर वेव को हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो वेव को कहते हैं कि वेव इज द एनर्जी इन मोशन। तो एनर्जी केवल मूव करती है और वाटर इसमें मूव नहीं करता है। और जहां पे ये वेव्स जनरेट होती हैं, वहां से धीरे धीरे एनर्जी का मूवमेंट शोर की तरफ आता है, किनारे की तरफ आता है। और ये एक्चुअली शो करता है कि किस तरह से एटमॉस्फेयर की एनर्जी समुद्र में आती है और समुद्र से होते होते ये समुद्री किनारों तक पहुंचती है। तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सागरीय किनारों पे होती हैं। तो इस वेव का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। तो वेव बेसिकली एक शेप है, लहरनुमा आकार है, जिसमें ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं। इसको कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी, जो पार्टिकल है, सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे है और ये वेव आगे बढ़ती है, तो ये पार्टिकल ऊपर उठता है। और जैसे ये वेव का शीर्ष यहाँ पे आएगा, ये पार्टिकल इस तरह से होके ये सर्कुलर मोशन में गति करता है। तो कोई भी वेव जो मूव कर रही है, इसमें पार्टिकल कुछ इस तरह की गति से मोशन करते हैं। अपने ही जगह पे ये ऑर्बिटल पाथ बनाते हैं, लेकिन पानी की गति नहीं होती है। और जहां कहीं ये वेव टूटती है, उसके बाद पानी का प्रवाह होता है तटीय क्षेत्रों में। वेव्स के ओरिजिनेट होने का जो सबसे बड़ा कारण है हवाएं, विंड, घर्षण के कारण विंड की एनर्जी वेव के रूप में ट्रांसफर होती है। इस ट्रांसफर के बाद सागरी जल में कुछ लहरनुमा आकार बनता है, जो केवल आकार के रूप में आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली ये एनर्जी है। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट या शिखर या दो सक्सेसिव ट्रफ, इसके बीच की लंबाई को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, तरंग की लंबाई। तो तरंग लंबाई के आधे जब गहराई हो जाती है, सपोज जहां गहराई काफी कम हो जाती है, यहाँ पे तरंगे टूट जाती हैं और टूटने के बाद जल का प्रवाह तटों की तरफ होता है। इन जनरल जब 2 नॉट या उससे कम की हवा चलती है सागरी तरंगों के ऊपर, तो छोटी छोटी तरंगिकाएं, जिनको रिपल्स कहते हैं, तो ये स्मॉल रिपल्स जनरेट होती हैं। लेकिन यदि हवा लगातार चलती है, एनर्जी ज्यादा है, तो ये फिर बड़े बड़े वेव्स के रूप में अपीयर होती हैं। नॉट एक गति को नापने का यूनिट है और एक नॉट होता है इन जनरल 1.85 किलोमीटर पर आवर। ये समुद्री धाराओं और वेव्स के गति को मापने की एक इकाई है। वेव्स का साइज और शेप इसकी एनर्जी को शो करता है। यदि वेव्स कुछ इस तरह से जनरेट होती हैं, जिनमें स्टीपनेस अधिक होती है, तो स्टीप वेव शो करती हैं कि ये वेव्स नई हैं और इनका ओरिजिनेशन लोकल विंड से हुआ है। लेकिन जब वेव स्मूथ शेप में होती हैं, तो ये शो होता है कि कहीं दूर से ये जनरेट हुई हैं और इनमें एनर्जी की मात्रा अधिक है। वेव्स की कुछ और विशेषताएं होती हैं जिसको हम लोग समझेंगे। तो
वेव्स में पहला वेवलेंथ जो लहरनुमा आकार है, तो इसका दो क्रमिक रूप से क्रेस्ट या शिखर या दो ट्रफ या गर्त, इस लंबाई को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। ट्रफ और क्रेस्ट की हाइट, इसको कहा जाता है वेव हाइट, और वेव हाइट का आधा भाग इसको कहते हैं वेव एम्पलीट्यूड या तरंग का आयाम। और जितनी भी वेव्स पास होती हैं इसको वेव स्पीड कहा जाता है। तरंग की गति जो अभी हमने देखा नॉट के रूप में मेजर किया जाता है। अब तरंग के बाद दूसरी गति टाइड, ये बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट है और टाइड को कहते हैं पीरियाडिक राइज एंड फॉल। तो समय पे समुद्र के जल में राइज हो जाए, उत्थान हो जाए और उस जल में गिरावट हो, तो इस परिघटना को हम लोग टाइड या ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। और ये जनरली दिन में 2 बार होता है और इसके पीछे का जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। सन भले ही मास उसका अधिक है लेकिन दूरी अधिक होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर अधिक लगता है। तो पृथ्वी के ऊपर अधिक लगने के कारण समुद्र का जल चंद्रमा की तरफ खिंच जाता है, जिसके कारण समुद्री जल में उत्थान होता है और इस उत्थान को हम लोग टाइड के नाम से जानते हैं। टाइड से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका इम्पैक्ट, इसको हम लोग सर्जेस कहते हैं। और ये बेसिकली मौसमी परिघटनाओं से होता है, जैसे कि हवाएं बहुत तेज चल रही हो या प्रेशर चेंज बहुत ज्यादा हो, तो वाटर का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग सर्ज कहते हैं। जब ये किसी स्टॉर्म से जुड़ा होता है तो इसको स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। टाइड की जो भी परिघटना होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल, इन दोनों ही बलों का परिणाम होती है। ये कैसे काम करता है इस डायग्राम के सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून और ये हमारी अर्थ। तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अर्थ के ऊपर अप्लाई होता है और सामने वाला भाग जो सूर्य और चंद्रमा की तरफ है उस पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है, लेकिन उसके बैक साइड यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके अपोजिट साइड अप्लाई होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला के हम देखते हैं तो अर्थ के सामने वाला भाग जो सूर्य और चंद्रमा के सामने है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा इफेक्टिव होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अपेक्षा, जबकि बैकवर्ड साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा प्रभावी होता है ग्रेविटेशनल पुल की। तो जिस तरह से समुद्र का पानी सूर्य और चंद्रमा के आगे ऊपर की तरफ उठता है, उसके जस्ट अपोजिट भी सागरी भाग ऊपर उठ जाता है। तो इस तरफ का कारण है ग्रेविटेशनल पुल, और ग्रेविटेशनल पुल किसका किसका, मून का और सन का। जबकि जो दूसरे साइड बल्ज होता है इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पृथ्वी के अपोजिट भाग में भी बल्ज हो जाता है। जब इस जल का प्रवाह चैनल्स के अंतर्गत होता है या किसी द्वीप या खाड़ियों में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वारीय धाराएं या टाइडल करंट। इन करंट्स का या टाइडल बल्ज का कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर हाइट अधिक होती है क्योंकि वहां पे डेप्थ कम हो जाती है। जल के मूवमेंट में जब गहराई कम हो जाती है तो तरंगों की ऊंचाई अधिक होने लगती है। इस कारण से ये ज्वारीय तरंगे या ज्वार कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में अधिक ऊंचे होते हैं। और जहां पे टोपोग्राफी इस तरह की है, जैसे कीपनुमा आकार में टोपोग्राफी है, तो वहां पे ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है गल्फ ऑफ फंडी में। ये फंडी की खाड़ी है कनाडा में और इसका आकार कुछ इस तरह से फनल शेप कीप के आकार का है। और जैसे जल इसमें प्रविष्ट होता है तो जल को फैलने की जगह नहीं मिलती है। जल को फैलने की जगह जब नहीं मिलती है तो जल की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है और इस रीजन में 15 से 16 मीटर हाइट तक के ज्वार आते हैं। ये गल्फ ऑफ फंडी यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, इसको एटलस पे देख सकते हैं। तो विश्व में ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार महसूस किए जाते हैं। यहाँ पे जनरली 4 ज्वार होते हैं, 2 लो टाइड, 2 हाई टाइड। तो हर 6 घंटे बाद यहाँ पे पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। एस्टिमेट के हिसाब से ये लगभग 240 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बढ़ता है। अब ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और दूसरी कैटेगरी है सन, मून और अर्थ की पोजीशन पे। तो जो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी है ये 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं, सेमी डायरनल टाइड,
अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार, यानी पृथ्वी के एक हिस्से में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्थान होगा, दूसरे हिस्से में भी बल जाएगा, तो ये दोनों ही ज्वार जहां पहुंचते हैं उसको हम लोग सेमी डायगोनल टाइड या अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। और ऐसा नहीं कि विश्व में हर जगह ये ज्वार पहुंचते हैं, ज्यादातर इनकी फ्रीक्वेंसी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसके पूर्वी तट पे महसूस की जाती है। दैनिक ज्वार, दिन में एक ज्वार हाई और एक लो, इसमें बहुत ज्यादा टाइडल लेवल में अंतर नहीं आता है। लेकिन जो मिक्स ज्वार होते हैं, मिक्स ज्वार में दैनिक ज्वार भी पहुंचते हैं और अर्ध दैनिक ज्वार भी पहुंचते हैं, तो इसमें हाई टाइड के लेवल में अंतर आने लगता है, क्योंकि जो कम ऊंचाई के ज्वार हैं और अधिक ऊंचाई के ज्वार हैं ये दोनों वहां पहुंचते हैं। इसमें दूसरा प्रकार जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, यानी पृथ्वी, मून और सन, ये जब तीनों ही एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं सिजिगी या युति वियुति इसको कहा जाता है। और इस सिजगी में 2 पार्ट हैं, या तो सन और मून ये दोनों एक तरफ हो तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो मैक्सिमम होगा। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पृथ्वी बीच में हो और मून अपोजिट साइड हो और सन दूसरे साइड हो, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल रिलेटिवली पहले सिचुएशन की अपेक्षा कमजोर होगा। जो पहला सिचुएशन है इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन या युति, और ये दूसरी जो सिचुएशन है इसको कहते हैं अपोजिशन या वियुति। कंजंक्शन के टाइम पे ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, अपोजिशन के टाइम भी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन कंजंक्शन की तुलना में कम होती है। तो इस सिचुएशन में जो ज्वार आते हैं इनको कहते हैं हम लोग दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड, जिसमें ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये समकोणीय की स्थिति पे हों, तो इस स्थिति में जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं नीप टाइड या लघु ज्वार। और ये ज्वार जनरली एवरेज ज्वार है, एवरेज ज्वार की तुलना में कम ऊंचाई के होते हैं और ऊंचाई लगभग 20% इसमें कम रहती है। इसका कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बंट जाता है। अब समझेंगे इन ज्वार भाटा का महत्व क्या है। तो इसका जो सबसे पहला महत्व है वो है नेविगेशन में, नौवहन में। बहुत सारे बंदरगाह ऐसे अवस्थित हैं जो नदियों के तट पे हैं, टाइडल इनलेट्स में हैं, क्रीक्स पे हैं, जहां जल की मात्रा सामान्यतया कम होती है। लेकिन जैसे ही ज्वार आता है तो वहां पे जल की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब भाटा होता है यानी जल नीचे उतरता है तो वहां मात्रा फिर से कम हो जाती है। तो जलयान बढ़ते जल की मात्रा के साथ पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और जल जब वापस आता है तो उसके साथ वापस आ जाते हैं। क्योंकि ज्वार को कैलकुलेट किया जा सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए नेविगेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे पोर्ट ऐसे हैं जो टाइडल पोर्ट के नाम से जाने भी जाते हैं। और कहीं कहीं पे बार या बैरियर या सेडिमेंटेशन अधिक होता है समुद्री क्षेत्रों में, तो वहां जल की गहराई कम हो जाती है, तो उस समय ज्वारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा महत्व इसका है सेडिमेंट के डिसिल्टिंग में। जब सागरीय तरंगे आती हैं क्रीक्स में या सेडिमेंट के क्षेत्र में, तो वो सेडिमेंट को वापस बहा ले जाती हैं, तो इसको डिसिल्टिंग कहते हैं। फिर कहीं पे पोल्यूटेड वाटर होता है, जब ज्वारी तरंगे वहां प्रवेश करती हैं तो उस पोल्यूटेड वाटर को एश्योरीज या क्रीक्स वगैरह से वो बाहर ले जाती हैं, निकाल ले जाती हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इससे इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ज्वारी ऊर्जा बनाई जाती है, उसमें चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिहवा लेक टाइडल प्रोजेक्ट है, वो साउथ कोरिया में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट है। इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस देखे गए हैं। एक दुर्गा दुआनी क्रीक है, गल्फ ऑफ कम्बे है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी है। तो दुर्गा दुआनी क्रीक जो वेस्ट बंगाल में है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये दुर्गा दुआनी क्रीक है यहाँ पे, ये पोजीशन। तो ये क्रीक है, क्रीक का मतलब कि बहुत ही संकरी खाड़ी होती है जिसमें समुद्र का पानी काफी अंदर तक प्रविष्ट हुआ रहता है। तो जब ज्वारीय तरंगे यहाँ पहुंचेंगी तो ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाएगी और यहाँ पे इस ज्वारीय तरंग को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए फंडिंग तो की हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है।
तो ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा कैसे बनती है, इस मैकेनिज्म को अगर हम देखते हैं तो जैसे किसी तरंग में ये नॉर्मल सी लेवल है, मीन सी लेवल, और यहाँ पे किसी ऐसे लोकेशन पे जो बेस्ट सुटेबल लोकेशन हो एक डैम बना दिया जाता है, डैम नुमा स्ट्रक्चर, और इसमें गेट लगे होते हैं। तो जैसे हाई टाइड आता है इस गेट को ऊपर कर दिया जाता है, और गेट ऊपर होने की स्थिति में ये पॉइंट ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने से ये पूरा का पूरा पानी अंदर चला गया इस लेवल तक, और जैसे ज्वार वापस जाना होता है इस गेट को क्लोज कर दिया जाता है, और गेट क्लोज होने की सिचुएशन में इस तरफ पानी कम हो गया और इधर पानी अधिक हो गया, और फिर इस पानी को कंट्रोल्ड वे में छोड़ा जाता है, जिससे इसमें लगे हुए टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन मूव करने लगते हैं। तो जैसे ये जल इस तरफ प्रवाहित होगा ये टरबाइन मूव करने लगते हैं, और टरबाइन से जनरेटर जुड़े होते हैं, जनरेटर से ग्रिड जुड़े होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इंडिया के दुर्गा दुआनी क्रीक में ये एक ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया है। अब तीसरा मूवमेंट है ओशियन करेंट्स या समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं जैसे स्थलीय भाग में नदियां प्रवाहित होती हैं उसी तरह से ये समुद्रों में प्रवाहित होती हैं, और इनके द्वारा बहुत ही रेगुलर वॉल्यूम एक निश्चित पाथ पे एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, और जनरली इनकी भी स्पीड नापी जाती है नॉट में। नॉट अभी हमने देखा था 1.85 किलोमीटर पर आवर की गति को कहते हैं। सामान्यतया समुद्री सतह पे जो धाराएं चलती हैं उनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है, और डेप्थ में इनकी गति कम होती है, और ये जनरली 0.5 नॉट के आसपास हो जाती है। अब सागरी तरंगें उत्पन्न क्यों होती हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो ये उत्पन्न होती हैं दो प्रकार के फोर्सेस से। पहला फोर्स है प्राइमरी फोर्स या प्राथमिक बल, दूसरा फोर्स है सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक बल। तो प्राथमिक बल के कारण समुद्री तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इनकी उत्पत्ति के बाद जब इनके प्रवाह मार्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारकों को हम लोग सेकेंडरी फोर्सेज कहते हैं। तो पहले प्राइमरी फोर्स को समझते हैं हम लोग। तो हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी। तो सागरी गति हो, जो भी गतियां हैं, टाइडल एनर्जी हो, इन सबके पीछे जो बेसिक कारण है वो दैट इज एनर्जी डिफरेंस। अगर एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और कहीं पे एनर्जी अधिक है कहीं पे एनर्जी कम है, तो जो ज़्यादा एनर्जी का क्षेत्र है वहां से कम एनर्जी के क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये ऊर्जा का प्रवाह या तो तरंगों के माध्यम से हो सकता है, जलधाराओं के माध्यम से हो सकता है। तो पहला रीजन है हीटिंग। इस हीटिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है, तो तापमान अधिक होता है, ऊष्मा अधिक होती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्यातप की मात्रा कम होती है, तो वो हीट डिफिशियंसी के क्षेत्र होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन से जब पोलर रीजन की तरफ करंट चलती हैं तो वो जनरली गर्म पानी को उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित करती हैं, लेकिन जो जलधाराएं सामान्यतया ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्र की तरफ चल रही हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। तो जलधाराएं पृथ्वी पे ऊर्जा के संतुलन को निर्धारित करने में काफी सहायक होती हैं। तो पहला रीजन सागरी धाराओं के चलने का डिफरेंशियल हीटिंग। दूसरा रीजन विंड। हवा भी क्यों चलती है? हवा चलने का कारण अगेन एनर्जी डिफरेंस। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये विंड जब कंटिन्यूअस एक ही दिशा में चलती रहे तो ये सागरी जल के ऊपरी भाग को प्रवाहमान कर देती है। और विंड में हमने पढ़ा हुआ था कि 3 तरह की विंड्स पाई जाती हैं। एक होती है प्लेनेटरी विंड, जो पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में लगभग एक गति से प्रवाहित होती हैं। दूसरा पढ़ा था हमने मौसमी पवनें, जिसमें मानसून था। तीसरा था स्थानीय पवनें, जो बहुत ही कम छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो जो प्लैनेटरी विंड है, जो ग्रही पवनें हैं या सनातनी पवनें हैं, जब ये प्रवाहित होती हैं तो इनके साथ साथ समुद्र का जल भी प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है, और इससे बड़े बड़े महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। थर्ड इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी जहाँ पानी का भार अधिक होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जहाँ जल हल्का होता है वो ऊपर की तरफ
मूवमेंट करता है। तो ग्रेविटी का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है सागरी धाराओं में। और चौथा फोर्स है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स हमने विंड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये ऐसा फोर्स है जो लिक्विड और गैसियस मैटर्स पे अप्लाई होता है, और प्रवाह करने वाली गैस या जलधारा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ प्रवाहित हो जाती हैं। तो कोरियालिस फोर्स का इन जलधाराओं के ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स से ही सागरी धाराओं का पाथ निर्धारित होता है। अब इन धाराओं की उत्पत्ति के बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट इज सेकेंडरी फोर्स। अब सेकेंडरी फोर्स कैसे मॉडिफाई करता है सागरी धाराओं को? तो पहला है शेप ऑफ कोस्ट लाइन। जिस तरह की कोस्ट लाइन है सागरी धाराओं की दिशा उसी प्रकार से निर्धारित हो गई है, और इसको अभी हम लोग वर्ल्ड के मैप पे समझते हैं। दूसरा बॉटम कॉन्फ़िगरेशन, समुद्र का नितल सपाट नहीं है, ये हमने समझा हुआ है। तो बहुत जगहों पे जहाँ मिड ओशियानिक रीजेज हैं, अंतःसागरीय कटक हैं, उन कटकों के कारण जल के प्रवाह में बाधा पहुंचती है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, ये कटक समुद्र के जल के संचरण में बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करता है। तीसरा सीजनल वेरिएशन, जब मौसम में परिवर्तन हो उससे भी जलधाराओं के पाथ में उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है, और ये सीजनल वेरिएशन सबसे क्लियर दिखता है हिंद महासागर में चलने वाली धाराओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हिंद महासागर में जलवायु होती है वो मानसून टाइप की है, और मानसून में एक सीजन में हवाएं नॉर्थ से साउथ चलती हैं और दूसरे में साउथ से नॉर्थ चलती हैं। तो इन हवाओं में परिवर्तन के कारण जलधाराओं में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जलधाराओं की उत्पत्ति के। अब ये समुद्री जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं इसको देखते हैं। उनके जब डेप्थ के आधार पे बांटा जाए तो ये सरफेस करेंट्स और डीप वाटर करेंट्स। जो सागरी जल का मूवमेंट है बहुत सारा सरफेस पे होता है और बहुत सारा अंडर वाटर करंट होता है जो नीचे नीचे मूव करता है। तो सरफेस पे चलने वाली जलधाराओं को सरफेस करंट्स कहते हैं, जबकि गहराई में चलने वाली धाराएं डीप वाटर करंट्स कही जाती हैं। अब दूसरा आधार है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर के आधार पर सागरी जलधाराओं को बांटते हैं तो कोल्ड करेंट्स और वार्म करंट में बांटा गया है। वार्म करंट सामान्यतया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जबकि कोल्ड करंट इन जनरल ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर को या एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। सरफेस करंट और डीप वाटर करंट को इस डायग्राम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये डायग्राम जो इसमें रेड कलर है ये शो करता है हमारे सरफेस करंट को। ये पानी का मूवमेंट सरफेस पे कुछ इस तरह से है, और कुछ एरियाज हैं जैसे ये यहाँ पे ये सिंक होते हैं। जब जल एकत्रित हो जाता है उसका घनत्व तो बढ़ता है, तो घनत्व तो बढ़ने के बाद ये पानी समुद्र में नीचे की तरफ जाता है, और फिर कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ ये फिर से ऊपर उठता है। तो ये नीचे का मूवमेंट है, ये लिखा है ना कूल सब सरफेस फ्लो, और यहाँ पे वार्म सरफेस फ्लो। तो सतह पे चलने वाली जलधाराओं का तापमान अंडर वाटर चलने वाली जलधाराओं की तुलना में अधिक होता है। अब इन सारी जलधाराओं को हम लोग समझते हैं विश्व के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में। तो जो भी मेजर ओशियानिक करेंट्स हैं ये दो फैक्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उसमें पहला फैक्टर है प्रिवेलिंग विंड्स जो प्रचलित पवनें हैं, और दूसरा फैक्टर है कोरियालिस फोर्स। प्रचलित पवनों से जलधाराएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, और यही कारण है कि जिस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर का विंड सिस्टम वर्क करता है जलधाराएं भी उसी तरह से फॉलो करती हैं। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि ओशियानिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को फॉलो करता है, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो चाहे ओशियानिक सर्कुलेशन हो ये दोनों ही हीट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस मींस कि हीट सरप्लस जोन से हीट डेफिसिट जोन में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और विश्व की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं ये हम लोग समझते हैं इस मानचित्र की सहायता से। इन महासागरीय धाराओं में सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक महासागर का।
क्योंकि अटलांटिक महासागर में इन धाराओं का सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिरूप पाया जाता है। ये हमारा इक्वेटर या 0 डिग्री, 0 डिग्री पे प्रचलित पवनों के कारण जो ट्रेड विंड्स है उसके कारण इन जल धाराओं का प्रवाह पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली धारा को नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली धारा को साउदर्न इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। तो इनसे जल की एक बड़ी राशि इस क्षेत्र में संकलित होने लगती है और फिर ये जल फ्लोरिडा के तट के सहारे गल्फ स्ट्रीम धारा के रूप में ये प्रवाहित होने लगता है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में ये जलधारा ब्राजीलियन करंट के नाम से जानी जाती है। तो तट के सहारे इस प्रवाह को उत्तर में हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, दक्षिण में ब्राजीलियन धारा कहते हैं। ये गर्म जल धाराएं हैं। इनका प्रवाह मार्ग विचलित हुआ है क्योंकि इस पे कोरियालिस फोर्स काम करता है और ये कोरियालिस फोर्स दाहिनी तरफ विक्षेपित करता है उत्तरी गोलार्ध में और बाएं विक्षेपित करता है दक्षिणी गोलार्ध में। इनके कारण उष्मा की काफी मात्रा ट्रांसफर होती है और यूरोप के बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं क्योंकि यूरोप के क्षेत्र में तापमान सर्दियों में बढ़ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं बर्फ के पिघलने से लेब्राडोर करंट जो कि ठंडी जलधारा है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है या कहें कि उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। इसी तरह से फॉकलैंड करंट ये ठंडी जलधारा है, दक्षिण से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। फिर इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कनारी करंट है जो ठंडी जलधारा है और ऐसे ही बेंगुला करंट है, ये भी ठंडी जलधारा है। तो इन दोनों ठंडी जलधाराओं का जिनकी अवस्थिति महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है, इसका रीजन है अपवेलिंग। अपवेलिंग में क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये तट है, तट पे समुद्री जल हवाओं के द्वारा दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है तो नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। नीचे के जल का तापमान ऊपरी जल के तापमान से कम होता है, इसलिए ये जलधाराएं ठंडी होती हैं और ये परिघटना महाद्वीप के पश्चिमी भाग में सारे ही महासागरों में होती है। अब इस पूरे सर्किल को 2 सर्कल बन रहा है। ये यहाँ से इक्वेटोरियल करंट, फिर ब्राजीलियन करंट, फिर यहाँ से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और बेंगुला करंट। इसी तरह से यहाँ पे उत्तरी इक्वेटोरियल करंट, यहाँ गल्फ स्ट्रीम, ये फिर एक कंप्लीट सर्किल बनता है जल का। इस सर्किल को हम लोग जायर कहते हैं। तो ऐसे जायर पूरे ही महासागरों में बने हुए हैं। इन समुद्री धाराओं को हम लोग प्रशांत महासागर में देखते हैं। तो उत्तरी इक्वेटोरियल करंट और दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट सेम टू सेम जैसे अटलांटिक महासागर में बना हुआ था। इसके बाद यहाँ से देखते हैं ये जोन ऑफ कंपाइलेशन, यहाँ पे पानी एकत्रित होने लगता है और ये पानी तट के आकार से ये दोनों तरफ प्रवाहित होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसको क्यूरोसियो करंट कहते हैं और ये क्यूरोसियो जलधारा जस्ट गल्फ स्ट्रीम की तरह से बनती है। जैसे ये ब्राजीलियन करंट है, यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है। फिर दक्षिणी भाग में देखते हैं एक सिंगल धारा जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एकमात्र ऐसी धारा है जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो ये ठंडी जलधारा है। तीसरे देखते हैं हिंद महासागर में, यहाँ से अगुलहास धारा, जैसे ब्राजील धारा है, जैसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है, उसी तरह से अगुलहास धारा। और ये अगुलहास धारा लेफ्ट की तरफ विक्षेपित होके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है और यहाँ इस तट पे अपवेलिंग होने से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट का निर्माण होता है। हिंद महासागर का जो उत्तरी भूभाग है, इसमें हवाओं के कारण जलधाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः जब महासागरीय क्षेत्र को देखते हैं तो कुछ जलधाराएं कॉमन है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं, ये सामान्यतः हर महासागरों में चलती हैं। प्रक्रिया एक जैसी ही है। अटलांटिक महासागर में जैसे गल्फ स्ट्रीम चलती है, प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो चलती है। अटलांटिक में जैसे ब्राजीलियन धारा है, प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है, हिंद महासागर में अगुलहास की धारा है। सेम प्रोसेस महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे अपवेलिंग के कारण जो ठंडी जलधाराएं चलती हैं वो सभी महासागरों में पाई जाती हैं। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, प्रशांत महासागर में पेरू या हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, अटलांटिक महासागर में बेंगुला धारा, कनारी धारा। इन जल धाराओं का व्यापक प्रभाव मौसमी परिघटनाओं और मानवीय क्रियाकलापों पे पड़ता है। इसके प्रभावों को हम एक एक करके देखते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल रीजन में, तो ये जनरली ठंडी जलधाराओं से घिरा हुआ है। जो मिड लैटिट्यूड है
मिड लैटिट्यूड का जो पश्चिमी तट है ये गर्म धाराओं से घिरा हुआ है, ये एक प्रतिरूप की बात कर रहे हैं। और उसी तरह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये गर्म जल धाराओं से घिरा हुआ है। तो इस प्रतिरूप का मौसमी घटनाओं पे प्रभाव क्या पड़ता है, फिर से हम लोग इस मैप के थ्रू समझते हैं। तो जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे, इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ हम देख सकते हैं ठंडी धाराएं हैं, कैलिफोर्निया, पेरू करेंट, यहाँ बेंगुला करेंट, यहाँ पे कनारी करेंट, बेंगुला करेंट, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट, ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है ठंडी जलधाराओं का कि ये गर्मियों के समय पे जो हवाएं समुद्र से स्थल भाग पे चलती हैं उनकी नमी को ये कम कर देती हैं, और नमी कम होने के कारण इस भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये जलधाराएं ठंडी हैं तो गर्म हवाओं के कारण वहां पे कोहरा पाया जाता है, और इस कारण जो हवाएं समुद्री भाग से स्थलीय भाग में प्रविष्ट होती हैं उनसे पर्याप्त वर्षा नहीं होने पाती। जितने भी मरुस्थल हैं इन ठंडी जलधाराओं के बगल में बने हुए हैं, जैसे ये माजेव मरुस्थल उत्तर अमेरिका, ये अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सहारा और अरेबियन मरुस्थल है, यहाँ आपकी कनारी की धारा चलती है, ये कालाहारी मरुस्थल है, ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो जितने भी डेजर्ट पाए जाते हैं सामान्यतया इनके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं पाई गई हैं जो वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती हैं। दूसरा, जो मिड लैटिट्यूड हैं इनके पश्चिमी भाग में वार्म करंट पाई गई हैं, जैसे ये वाला रीजन अगर हम देखते हैं तो इस वार्म करंट के कारण यहाँ पे बहुत ही डिस्टिंक्ट टाइप की जलवायु पाई जाती है जिसको हम लोग मेडिटेरेनियन जलवायु के नाम से जानते हैं। और इस जलवायु में जाड़ों के समय वर्षा होती है, गर्मी के समय भी तापमान बहुत कम नहीं होने पाता, तो एक मॉडरेट प्रकार की जलवायु इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भागों में गर्म जल पाया जाता है, गर्म जल के कारण गर्मियों में काफी वर्षा होती है, जैसे भारत का भाग, चाइना का भाग, मैक्सिको की खाड़ी का भाग, जिसको हमने मानसून क्लाइमेट में रखा था। क्लाइमेट के वेरिएशन में इन जलधाराओं का पर्याप्त योगदान है। इसके साथ ही साथ जहां वार्म और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं उन क्षेत्रों में मत्स्यन की क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं, जैसे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट मिल रही है, ये क्षेत्र, यहाँ पे इर्मिंगर करंट और गल्फ स्ट्रीम का मिलन क्षेत्र है, यहाँ क्यूरोसिवो और ओयासिवो जलधाराएं मिलती हैं, यहाँ पे पेरू करंट है। तो ये सारे ही क्षेत्र मत्स्यन के ग्राउंड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रांड बैंक। यहाँ पे डागर बैंक, ये जापान का उत्तरी भूभाग, और यहाँ पे पेरू तट, ये सारे विश्व में मत्स्यन के क्षेत्र हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।